डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 66वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम आज ओवर हो गया और क्वेश्चन हम लोगों के पास है जिसका सॉल्यूशन आपको कराना है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 150 क्वेश्चन बीपीएससी प्रत्येक पीटी एग्जामिनेशन में वो पूछता है। तो आइए पहले देखते हैं कि इस परीक्षा में किस यूनिट्स या सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि हिस्ट्री से सर्वाधिक क्वेश्चन हमेशा की तरह इस बार भी है, हिस्ट्री 37 क्वेश्चन है। उसी तरह करंट अफेयर से दूसरे नंबर पर करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन है। लगभग साइंस से भी 30 क्वेश्चन है। और उसके बाद ज्योग्राफी इंक्लूडिंग बिहार का कुछ पार्ट जोड़ते हुए लगभग 15 क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपको इकोनॉमिक्स से 13 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन के बाद बिहार स्पेशल से लगभग 10 क्वेश्चन और मैथ्स यूनिट से 10 क्वेश्चन और पॉलिटी जो इस बार बहुत ही कम पूछ दिया गया है, लगभग डायरेक्ट 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में है। ठीक है, तो 5 से 7 क्वेश्चन, ये टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन होता है। इस 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम लोग सर्वोदय सिविल सर्विसेज जो है अपनी टीम के द्वारा आपको सामने इसका डिस्कशन प्रस्तुत करने जा रही है। तो आइए सबसे पहले आप एम रफ़ी सर, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री सेक्शन, जैसा कि हम यूनिट देखते हैं जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और बिहार है, इन 3 सेक्शन को मैं खुद करूंगा। इसके बाद जो है करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इन 3 सेक्शन के लिए यह रंजीत सर करेंगे, और उसके बाद साइंस सेक्शन के लिए डीके तिवारी जी करेंगे। तो तीनों आदमी मिलकर आपको 150 क्वेश्चन का टोटल सॉल्यूशन, जहां तक हो सकता है ऑथेंटिक स्रोत के आधार पर आपको मैक्सिमम सही से सही प्रश्न का उत्तर हम लोग देने का प्रयास करें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमारे पास जो सेट उपलब्ध है वह सेट है डी, 66वीं बीपीएससी पीटी का सेट डी। और सेट डी से क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। जो 1 में है वह हम लोग जो शुरू करते हैं वह हिस्ट्री से ही शुरू होता है मेरा सेक्शन, इसलिए मैं पहले शुरू कर रहा हूं 1। क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है पेत्रादुरा तकनीक निम्न में से किससे संबंधित है। पेत्रादुरा मुगल काल में आप ये जानते हैं कि संगमरमर पत्थरों में दीवारों पर जो कीमती पत्थरों की कटाई करके उसको कशीदाकारी जिस तरह कपड़ों में की जाती है उस तरह की जाती थी, जो सबसे पहले एतमाउद्दौला के मकबरा में शुरू किया गया था, यानी जहांगीर काल में। ठीक है, तो इसकी पेत्रादुरा का तकनीक प्रयोग कब हुआ और किस में हुआ, तो पहला एतमाउद्दौला मकबरा जो आपको पूछ रहा है उसके हिसाब में आंसर ए होता है कि दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, यानी नक्काशी की गई थी, ऑप्शन ए होता है। क्लियर है, तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए। दूसरा, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। वैसे तो मुगल काल में चित्रकारी की विशेष जानकारी यह हुमायूं काल से शुरू हो जाती है, लेकिन हुमायूं के बाद अकबर इसको और अधिक बढ़ावा दिया। लेकिन विभाग की स्थापना पहली बार वह जहांगीर, यानी विभाग यानी कारखाना स्वरूप देने की किसने प्रयास की, जहांगीर। तो ऑप्शन में है सी, जहांगीर। किसके द्वारा किया गया, जहांगीर के द्वारा, इसलिए कारखाने की शुरुआत जहांगीर के रूप में, विभाग की स्थापना किया। और यह कहा जाता है कि मुगल काल में जहांगीर के समय ही मुगल चित्रकला अपने उत्कर्ष यानी क्लाइमेक्स पर पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। यह आप जानते हैं कि बक्सर युद्ध के बाद, नहीं,
बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, संधि के बाद यह द्वैत शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, यानी गवर्नर नहीं, बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव के समय यह द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, यानी कि ऑप्शन सी। तीसरा यानी चौथे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? विश्व में ढेर सारे सभी धर्मों के प्रतिनिधि, सभी देशों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। भारत का प्रतिनिधित्व उस समय स्वामी विवेकानंद ने किया था, और उसके हिसाब से आंसर होता है आपका बी, स्वामी विवेकानंद। 4 का बी, स्वामी विवेकानंद। देन जहाँ उन्होंने धर्म की व्याख्या बतलाया था, उसी प्रकार जिस तरह अन्य धर्मों और सभी धर्मों की, सभी लोगों ने अपनी अपनी धर्म की विशेषता बताई। अब भारत के हिंदू धर्म की विशेषता उन्होंने चर्चा करते हुए यह कहा था कि जिस प्रकार सभी नदियां अंततः महासागर की ओर गिरती हैं, ठीक उसी प्रकार सभी धर्म अंततः मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इसी सार को पूरे विश्व ने समझा और समझकर विवेकानंद की प्रशंसा भी की थी। चलिए नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हमें अफसोस इस बात का है कि इस बार हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग सभी कॉमन क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, बहुत डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जिसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट को बहुत लाभ नहीं होगा, क्योंकि सभी हिस्ट्री में बढ़िया बना लेंगे। इसलिए कोई अगर भूल से नॉर्मल क्वेश्चन को भी गलत कर दिया होगा तो वो समझे कि परीक्षा से बाहर हो सकता है। इसलिए हिस्ट्री में अगर जिसकी भी गलती हुई होगी वह काफ़ी बाउंड्री जोन पर होगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि अगर आप हिस्ट्री सरसरी निगाह से तो देखते हैं, डेप्थ भी देखते हैं, लेकिन कोशिश यह करना चाहिए कि ओवरऑल हम देखें। कुछ लोग केवल डेप्थ को देखते हैं और कॉमन क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं, वो इसमें मात खाए होंगे। खैर आइए, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। देन नेक्स्ट, इसके अनुसार से ऑप्शन सी होता है, पांचवा का हिसाब से ऑप्शन सी। छठे क्वेश्चन में प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती, नील की खेती की जानकारी बंगाल में यह लिखी गई थी पुस्तक, ठीक है, जिसको दीनबंधु मित्र ने लिखा था, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर डी होता है, 6 का आंसर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 देखते हैं, इसमें लिखा गया है 1960 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये आप जानते हैं कि ब्रिटिश उस समय प्रतिद्वंदिता की युद्ध भारत में लड़ रही थी। जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध चल रहा था वह आंग्ल कर्नाटक प्रथम, द्वितीय, तृतीय नहीं, आंग्ल कर्नाटक युद्ध में या तीसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित की वांडीवास के युद्ध कहा जाता है कि वांडीवास के युद्ध ने यह तय कर दिया कि फ्रांसीसियों को अंततः भारत छोड़ना पड़ेगा, यानी बैक टू पेवेलियन, फ्रांसीसियों को यहाँ से जाना पड़ा। यानी उसके अनुसार क्वेश्चन 7 का आंसर ऑप्शन होगा ए, यानी फ्रांसीसियों से भारत लड़ा था, यानी सॉरी, भारत में युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? सब कोई जानता है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, नहीं, और उसके बाद मुस्लिम लीग को यह आधार दिया गया कि यदि तुम पॉलिटिकल दल स्थापित कर लोगे तो हम तुम्हें कुछ देंगे, और वही देने का जो प्रयास था 1909 नहीं, जिसको हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, 1909 ऑप्शन डी, जिसके तहत पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था दी गई, जिसमें मुस्लिमों को केवल मुस्लिमों द्वारा ही निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया। इसी के संदर्भ में कहा गया था कि अल्पमत द्वारा बहुमत को कोने में ढकेल दिया गया है। कहा जाता है कि इसी के बाद से भारत विभाजन की प्रक्रिया, यानी भारत और पाकिस्तान की नीतियां उभरने लगी थी। चलिए, 1931 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था?
छोटा नागपुर के क्षेत्र सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। जैसे कि आंसर 9 के अनुसार होगा आपका बी, ऑप्शन बी। देन 10 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इतना कॉमन क्वेश्चन पूछता है। खैर कोई बात नहीं, बिहार में वीर कुंवर सिंह ने शुरू की और इन्होंने ही नेतृत्व किया था बिहार का। न केवल बिहार का नेतृत्व किया बल्कि साथ साथ इसको राष्ट्रव्यापी बनाने का प्रयास भी उन्होंने किया था। खैर 10 नंबर का आंसर होगा सी, 10 का आंसर सी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। 11, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? यह है राजकुमार शुक्ल। जैसा कि आप जानते हैं 1916 कौन अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन, जिसको किस नाम से भी जानते हैं? लखनऊ पैक्ट। उसी अधिवेशन में गांधी जी गए थे और वहीं राजकुमार शुक्ल गए और जाकर उन्होंने आग्रह किया कि आप चंपारण के किसानों का हल निकालें, क्योंकि नील की खेती से वो परेशान है। उन्होंने ही गांधी जी को इस समस्या से परिचित कराई और कॉल भी किया कि आप आइए। कहा जाता है कि गांधी जी के पीछे पीछे बहुत दिन लगे रहे। गांधी जी ने आश्वासन दिया कि आप जाइए, हम आते हैं, और अंततः 17 में वह पहुंच जाते हैं। देन तो 11 का आंसर होगा डी। 12 के आधार पर हम चलते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसमें जो है ऑप्शन नहीं है, यानी प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी नहीं, जबकि यहाँ ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा और अंग। ये कोई नहीं होगा। पाटलिपुत्र दूसरा स्थान बना था, तो उपयुक्त ई आंसर इसका होगा। आंसर क्या होगा? ई। 12 का आंसर ई में, यानी गिरिव्रज या राजगिरी प्रारंभिक राजधानी थी। देन 13, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे, जिसके आपके ऑप्शन के आधार पर बिहार में किसान आंदोलन सी, 13 का सी, बिहार किसान आंदोलन। इसके अध्यक्ष अखिल भारतीय जब बना तब भी वो अध्यक्ष ही रहे। देन 14 नंबर में, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत लोग कंफ्यूज भी करेंगे इसको, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण था, जिसमें उन्होंने पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, लेकिन व्यापक रूप में प्रयोग खेड़ा और दूसरे यानी असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा में शुरू की। खेड़ा से उन्होंने शुरू किया, लेकिन पहला क्या होगा? चंपारण में ही पहला उनको दिखा सविनय अवज्ञा का रूप। तो आइए चंपारण, यानी कि ऑप्शन ए, 14 का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 15 में, जैसा कि हम देखते हैं भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित की जाने वाला है? यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश कहिए, ठीक है, क्योंकि 6 पूर्वी तट पे, 6 पश्चिमी तट पे पहले से ऑलरेडी 12 बंदरगाह है और 13वां स्थापित किया जाने वाला है, वो है अंडमान निकोबार। 13वां अंडमान निकोबार, जिसको आप लिस्ट में भी देख सकते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा ई। 15 का, अरे सॉरी, हम पेज लगता है उल्टा पुल्टा। अच्छा 15 इधर, 15 अब आया, वो एक आगे बढ़ गए थे एक पेज। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो हड़प्पा में जूते हुए निशान बहुत कॉमन है, काली बग्गा। 15 का ऑप्शन ए होगा, जो काली बग्गा। देन त्रिरत्न या त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जैन ने त्रिरत्न की अवधारणा दी थी। इनका त्रिरत्न ही ज्ञान था, सम्यक ज्ञान के आधार पर। तो 3 ये जैन धर्म से विवर्तित है, जबकि बौद्धिज्म में अष्टांगिक मार्ग है, त्रिरत्न नहीं। वहाँ त्रिरत्न 3 इकाइयों को कहा गया है, बुद्ध, संघ और धम्म। तो उसको सामान्य त्रिरत्न, वह ज्ञान नहीं है, ठीक है, ज्ञान की चर्चा कर रहा है, इसलिए त्रिरत्न ज्ञान किसमें है? तो जैनिज्म में। तो जैन धर्म के अनुसार, यानी 16 का सी। 17 नंबर में,
इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? कॉमन क्वेश्चन है। आप चार चार संगीति देखते हैं, नहीं, चार में पहला अजातशत्रु, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। तो कनिष्क यहाँ चौथा कनिष्क है। 17 का सी यानी कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में ये आयोजित की गई थी 95 AD के आसपास। ठीक है, चलिए तो अब 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यानी कनाद महोदय ने वैशेषिक में कणाद को परमाणु का एक्सप्लेनेशन किया था। वह 17 भागों में तोड़ने के उपरांत ये बताया कि यदि उस तत्व को पुनः तोड़ा जाए तो वही परमाणु का रूप होगा, लेकिन वह तोड़े नहीं। वैज्ञानिक रूप में आधुनिक काल में वह दूसरे यूरोपियन साइंटिस्ट को चला जाता है अधिकार, लेकिन वास्तव में एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए तो भारत में हो चुका है और वह वैशेषिक के तहत कनाद महोदय ने किया था। यानी 18 का डी। 19 किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई? दिल्ली के सुल्तान, चूंकि दिल्ली में 5 वंश शासन करता है, गुलाम वंश का ही तीसरा परिवार ऐबक परिवार, इल्तुतमिश परिवार को छोड़कर बलवन परिवार का प्रथम शासक स्वयं गयासुद्दीन बलवन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। बलवन यानी ऑप्शन बी, 19 का ऑप्शन बी। बलवन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई और इस नीति के तहत भारत यानी सल्तनत को सुदृढ़ करने का उसने प्रयास किया। देन कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? मध्यकालीन कहने का मतलब 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच, और उत्तर भारत में नहीं बल्कि यह दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में मध्यकालीन भी वही यानी 900 से लेकर 1300 ईस्वी के बीच में चोलों का, यानी 800 से ही है वो, लेकिन उत्कर्ष में 9वीं शताब्दी में है नहीं। तो चोल शासक के समय सबसे अधिक स्थानीय प्रशासन यानी नगर निगम जैसे आज और पंचायती राज व्यवस्था जिस तरह है, उस तरह की आम जनता के द्वारा वह निर्वाचित किया जाता था। उसकी योग्यता घोषित की जाती थी, नाम की पर्ची बर्तन में डाले जाते थे और उससे एक पुर्जा निकालकर चुना जाता था। यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत यह चुनाव स्थानीय स्वशासन पूर्ण रूप से व्यवस्थित था। 6 समितियों में बटा था, नहीं, एरी वारियम, तोट्टा वारियम, पर्ण वारियम, संवत्सर वारियम, ये वारियम थी। यानी यह चोल यानी 20 में बी। क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 21 पर। 21 में कहता है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा गया जनजाति किस जिला में नहीं है। ठीक है, तो संथाल भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर इस प्रमंडल में है। तो उस प्रमंडल में भागलपुर प्रमंडल में बांका है, यानी कि है मुंडा जो है मुख्य रूप से बक्सर और रोहतास में मिलते हैं। तो बक्सर और रोहतास में है, यानी जमुई में नहीं है। नहीं, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाता है 21 का बी। ठीक है, उराव रोहतास, भागलपुर, पूर्णिया में मौजूद है। ठीक है, तो यह भी नहीं आता है, यह भी ठीक है। तो इसमें नहीं है तो मुंडा नहीं है। चलिए 22 नंबर हम लोग 27 चले गए थे क्वेश्चन, आगे पीछे थोड़ा एक पेज हो गया है। 21 वो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लिए थे। 21 अब देख रहे हैं। भारत का 13वां बंदरगाह हो गया था तमिलनाडु, किस राज्य में स्थापित है किए जाने वाला है? कैसे सीरियल कर दिए। हाँ, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित होने वाला है? यानी 21 का ई, यानी किस में होगा ये? अंडमान निकोबार में 13वां है। उसके बाद में 22 नंबर में निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो भारत का सर्वाधिक सौर ऊर्जा पहले गुजरात उत्पादन करता था, 1000 मेगावाट देता था, लेकिन वर्तमान में राजस्थान 1100 मेगावाट देकर आगे निकल चुका है। यानी कि ऑप्शन 22 का ऑप्शन डी, 22 का ऑप्शन डी। और ये होगा कौन? तो ये है राजस्थान, 1100 मेगावाट।
देन 23 नंबर, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो खनिज में जिला और उस खनिज का प्रकार दिया गया है, किस जिला में कौन खनिज है। तो लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है, माइका भागलपुर में पाया जाता है, क्वार्टजाइट मधुबनी में नहीं पाया जाता है, लेड जिंक गया में है। तो उपयुक्त में से नहीं है, यानी उपयुक्त में से 2 है, यानी ए और बी सही है। तो इसके अनुसार ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ई। आइए 24 नंबर, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी सही है, सीमेंट बंजारी सही है, फर्टिलाइज़र भौराही ये नया स्थापित हुआ है, गोरखपुर में है भौराही, सबसे बड़ी मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्लांट और ये खाद फर्टिलाइज़र उत्पादन के लिए है, गोरखपुर में बन रहा है भौराही, ठीक है, ये भी सही है। रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर जमालपुर ये भी सही है, यानी कि सब सही है, यानी कि ऑप्शन ई। एक से अधिक हो गया, यानी कि 24 का ऑप्शन ई। 25 नंबर में आते हैं, निम्न में से बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्पैम मिट्टी पाई जाती है? पिडमॉन्ट स्पैम मिट्टी पाई जाती है, यानी तराई वाली मिट्टी लगभग पाई जाती है। तो यह विशेष रूप से यह कहता है पश्चिमी चंपारण में, पिडमॉन्ट का उसका मूल रूप पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण, यानी कि ऑप्शन सी 26 का, यानी 25 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 में बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? किस जोड़ा से, यानी दोनों जिला सटे हुए और उसके बीच से गंगा बहती हो, ठीक है। तो दरभंगा और मुंगेर इससे नहीं बहती है, क्योंकि दरभंगा बीच में है, गंगा वहाँ टच भी नहीं करती है, जबकि मुंगेर से टच करती है, ठीक है, तो नहीं बहती है, इसी से नहीं बहती है। जबकि पूर्णिया अब भागलपुर है, तिरहुत सारण है, कोसी मगध है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए, 26 का ए। 27, निम्न में से किस हड़प्पा नगर, ये तो हम लोग देख चुके हैं, एक पेज जो आगे पीछे हो गया था। अब 27 में आते हैं हम लोग। 27, जनजाति और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो संथाल बता दिए थे, बांका यानी है, मुंडा जमुई में नहीं है, यानी इसका 27 का आंसर भी होगा। ये हम लोग पहले चर्चा कर लिए थे इस क्वेश्चन को, एक पेज आगे पीछे हो गया था। देन बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे बच्चे फंसेंगे। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो है यह 7.75 है। अब बिहार सरकार के अनुसार 7.27 है। तो यहाँ कह रहा भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्रों का प्रतिशत, तो समस्त वनों का क्षेत्रफल ये है, ये कई बुकों में दिया हुआ है, आप उससे देखेंगे 7.75। तो इसके अनुसार हो जाता है ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि हम अपने क्लास में, याद होगा आपको, बिहार पढ़ाते समय दोनों पढ़ाए हैं, भौगोलिक क्षेत्र का और इसका भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सबसे कॉमन क्वेश्चन है, एकमात्र पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि उद्यान, यानी ऑप्शन सी 29 का सी। देन 30, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा भाई होन्शु द्वीप है, नहीं ये इतना बड़ा है कि विश्व का 7वां स्थान रखता है, सबसे बड़ा द्वीप। वैसे इंडोनेशिया का, यानी द्वीप मतलब देश का द्वीप, देश का द्वीप में इंडोनेशिया का जावा है, नहीं, और ऐसे तो द्वीप के रूप में ग्रीनलैंड आप जान ही रहे हैं, तो हम लोग उसके रूप में नहीं देखते हैं। इस जापान देश के रूप में होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है, दुनिया का 7वां बड़ा द्वीप भी है। तो उसके हिसाब से 30 के आधार पर आंसर बी। 31 नंबर, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? डेनमार्क का हिस्सा है, यूरोप के देश डेनमार्क का भाग है, ठीक है। जबकि फिनलैंड, कनाडा, हम लोग बाकी ऑप्शन की चर्चा नहीं करते हैं,
डायरेक्ट को आंसर पर चर्चा करते हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो डेनमार्क यूरोप का एक देश है, ठीक है, जो किल नहर के ऊपर जस्ट है, बाल्टिक सागर के बीच। तो वही हम लोग 31 नंबर में देखते हैं, तो यह डेनमार्क, यानी उसके हिसाब से आंसर ए। 32 में आते हैं। 32, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। वास्तव में ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, लेकिन ज्योग्राफी में भी है, ठीक है। तो प्रवासी भारतीयों की चर्चा की जा रही है, विश्व के किस देशों में सर्वाधिक है। तो संयुक्त अरब अमीरात में, यानी यूएई में कुल 34 लाख है। कितना है? 34 लाख। और नंबर 1 पर है, विश्व में नंबर 1 पर है। दूसरे पर है वह है सऊदी अरबिया, 34 लाख 1 पर, यूएई। और सऊदी अरबिया यह लगभग आपको 25 लाख, ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है यह आपका ओमान, तीसरे नंबर पर है 7,56,000, 7,79,000, 79। तीसरे नंबर पर ओमान। क्लियर है? तो सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक यूएई में, और दूसरे नंबर पर सऊदी अरबिया। तो इसके हिसाब से 32 का आंसर हो गया ए। 32 का आंसर ए। आगे हम लोग मिटा लेते हैं, तब आगे देखेंगे, ठीक है। तैंतीस, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो 33 नंबर पर देखते हैं, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टनों में हुआ है। पहले तो आप जानते थे कि दक्षिण अफ्रीका था, अब सोने के उत्पादन में सबसे अधिक कितना कौन हो गया है? चीन, 323 टन। चीन यानी 33 का सी, यानी चीन कितना हो गया है? 323 टन का उत्पादन कर रहा है ये प्रतिवर्ष, ठीक है। 2019 के आधार पर बहुत अधिक सोना का उत्पादन, अब विश्व में सबसे अधिक चीन। 33 के बाद 34 हम लोग देखते हैं। 34 में निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। याद होगा आपको, जब एटलस क्लास कराते हैं तो हम महाद्वीप और महाद्वीप पर सबसे पहला क्वेश्चन यही कराते हैं, नहीं? यानी किस महाद्वीप, कितने महाद्वीप, महाद्वीपों में कितने देश। तो सबसे अधिक कौन है? अफ्रीका। अफ्रीका में कुल 54 है, जबकि एशिया में 48 है, यूरोप में 45 है, उत्तरी अमेरिका में 23 है, और दक्षिणी अमेरिका में कुल 12 देश है, नहीं? यानी कि इस क्वेश्चन 34 के आंसर होता है आपका सी, अफ्रीका, 54 देश। देन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक आबादी वह मध्य प्रदेश में है जनजातियों की, जिसके अनुसार ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ई, ऑप्शन ई। यहाँ सबसे अधिक किनकी आबादी है? जनजातियों का, तो मध्य प्रदेश में है। देन 36 नंबर, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? चिकमंगलूर है, कुर्ग है, बाबा बुदन गिरी की पहाड़ी है, और पुलनेज नहीं है। यानी 36 का आंसर होगा, 36 का आंसर होगा डी, जो कॉफी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। देन भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे बड़ा जिला कौन है? तो यह गुजरात का कच्छ है। कच्छ, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का बी होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे 1, 2, 3, 4 जिला। पहला जिला यानी कच्छ, जिसकी टोटल एरिया 45,652 स्क्वायर किलोमीटर है।
जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर लेह है, ये है लगभग 45,000 लगभग स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे स्थान पर आपका जैसलमेर है, जैसलमेर तीसरे स्थान पर, इसका लगभग 39 है, ठीक है, 39,000 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा जिला कच्छ, दूसरा जिला लेह और तीसरा जैसलमेर। ये 3 आप याद रखेंगे, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। बाड़मेर नहीं है, बल्कि उसके बाद चौथा स्थान बीकानेर का है, ठीक है। चलिए, तो इसके अनुसार ऑप्शन बी आपको बता दिए हैं 37 का। 38 में आइए, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, यानी एमपी, यानी 38 का डी, मध्य प्रदेश। 39, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर, माने उत्तर से नहीं, उत्तर की ओर। बागमती उत्तर से है, कमला उत्तर से है, कोसी उत्तर से आती है दक्षिण की ओर, गंडक उत्तर से है, मतलब समझ रहे हैं, यानी ऐसे सब गंगा में आकर ऐसे ऐसे मिलती है उत्तर से। अब पूछ रहा है कौन उत्तर से, कौन सी नदी है उत्तर से बहती है? यानी बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित, उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर कौन है? सोन है, पुनपुन है, उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। नहीं, सोन, पुनपुन, कर्मनासा, ये सब दक्षिण से उत्तर की ओर बिहार में बह रही है, ठीक है। ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई 39 का ऑप्शन ई। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वतों को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीरपंजाल की श्रेणी की यह पार करके अटल टनल बनाया गया है, जिसके पूर्वी छोर पर यह है, जिसको हम पूर्वी पीरपंजाल कहते हैं, यानी कि डी 40 का क्या होगा? डी। अब इसके बाद क्वेश्चन जो डिस्कशन हो गए हैं 40 के बाद, अब सीधा हम लोग पहुंचेंगे कहाँ से? वह है 66 से और 80 तक, यानी 66 से 80 बीच में दूसरा सेक्शन था जो आपको वह रंजीत सर कराएंगे। उसका डिस्कशन कौन कराएंगे? रंजीत सर कराएंगे, ठीक है। तो आइए 66 नंबर देखते हैं। अब हम लोग 66 नंबर देखते हैं यहाँ। सिक्सटी 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये सब। नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको आप जानते होंगे, क्रांतिकारी आंदोलन में तृतीय चरण के ये क्रांतिकारी लोग हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने कौन सा डकैती कांड, ट्रेन डकैती कांड, लूट में, उस ट्रेन डकैती कांड में ये आरोपी थे और पकड़े गए, इनको फांसी पर चढ़ाई गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने यही स्लोगन लिखा था। इनके साथ राजेंद्र लाहिड़ी थे, इनके साथ अशफाकुल्ला खान है, नहीं, लेकिन इन्होंने गाना ये लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना। 66 के डी, 66 का डी। 67 में हम लोग पहुँचते हैं। 67 में है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यह घात था, इस घात के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन, नहीं, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग योजना के खिलाफ में क्या चला था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यानी 67 के अनुसार हम लोग आंसर देखते हैं सी। देन नेक्स्ट 45 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कम ही इसको पूछा जाता है, लेकिन बहुत इस बार पूछ लिया गया है।
INA के जब लाल किला में यह मुकदमा की पेशी हुई थी तो इसमें देश के बड़े बड़े सारे वकील जो लंबे समय से अपने कोट उतार कर रख दिए थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ये लोग पॉलिटिशियन बन गए थे और वकालत लगभग छोड़ दी थी, लेकिन यह राष्ट्र की लाज बचानी थी, इसलिए यह जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और तीसरा आपको भूलाभाई देसाई, ये 3 लोगों ने मिलकर यह केस लड़ा। फिर भी भारत उस केस को यानी INA इस केस को हार गया, लेकिन फिर भी आम माफीनामा के तहत सारे लोगों को मुक्त कर दिया गया था। तो खैर इसमें भूलाभाई देसाई यानी 68 का आंसर होता है वह है बी। 69 मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? स्टुटगार्ट में। तो कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, यही एकमात्र उनका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 69 का स्टुटगार्ट में यानी ऑप्शन सी, 69 का सी स्टुटगार्ट में यह तिरंगा झंडा फहराई थी। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे? नहीं। CR दास देशबंधु, एकदम सही बात है, वो विनोबा भावे प्रथम थे। देन विलियम बेडरवन 7 में कांग्रेस सभापति? नहीं। श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडियन हाउस के स्थापना, पेरिस नहीं लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना, ठीक है। तो CR दास 70 के हिसाब से जोड़ी बी होगा, 70 के हिसाब से जोड़ी बी। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? यह जवाहरलाल नेहरू ने ही 1929 में घोषित कर दिया था। नहीं, रावी नदी के तट से, कि चूंकि हमारी कौन से न्योरी रिपोर्ट को नहीं स्वीकारा गया, इसलिए अब हम क्या करेंगे? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और किस दिन मनाने के लिए? तो 26 जनवरी 1930 को मनाने की घोषणा की गई थी। इस आधार पर आंसर ए, 71 के हिसाब से आंसर ए। देन 72, बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना 1912, ठीक है, 1912 यानी कि आपके ऑप्शन बी। बहुत कॉमन क्वेश्चन सब पूछा गया है हिस्ट्री से रिलेटेड, इसलिए हम कह रहे हैं कि हिस्ट्री में अगर एक भी गलती कोई करेगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। देन बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 73। कितना? 3 कट्ठा, 3 कठिया नामे है, 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, तो 3/20 नहीं, तो 73 का बी आंसर, और 74 का यह सी, 74 यानी कि 3 कठिया व्यवस्था, 20/3 बाधित थे, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा की नील बोना आपको, ठीक है। देन 74, 73 में 73 ही था ना, 73 सी, सॉरी 73 का सी, 74 अभी बोले कहाँ? 73 सी। अब आइए हम लोग 74 पे चलते हैं। 74, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सब क्वेश्चन है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे? नहीं, श्री कृष्ण सिंह, लेकिन एक और आता है जिसको मोहम्मद यूनुस आ जाएंगे, लेकिन उस तरह से नहीं पूछा गया है, नहीं तो उसी को माना जाता और ऑप्शन ई हो जाता, ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री यूनुस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, इन्हीं को माना जाता है, यानी ए आप मान सकते हैं, लेकिन इसमें अगर मेरा एंगल जो काम कर रहा तो हो सकता है वहाँ ई आंसर भी माना जाए 74 में, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? प्रथम अधिवेशन पटना के बाकी, आप पढ़े हैं बांकीपुर 1912, ठीक है। तो बांकीपुर 1912 में यह दिया गया था। 75 का यानी ए। 76 में आते हैं। 76, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक जयप्रकाश नारायण? नहीं, तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है। 76 का लोकनायक बी। 77 में आते हैं, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? टफ क्वेश्चन है, नो डाउट। ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर, यह है
अपने इसी भावनगर में एजुकेशन एडमिशन लिए और यहाँ से एजुकेशन प्राप्त कर फिर ये बाहर गए थे। ठीक है, तो 77 का ए हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? तो कौन कौन है भाई? नाना साहब कानपुर भाग लिए, बेगम हजरत महल लखनऊ भाग लिए, बिरजिस कादिर इनके उत्तराधिकारी थे, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद भाग लिए, बेगम जिन्नत महल दिल्ली ये भी अप्रत्यक्ष ये भी भाग ली। ठीक है, क्योंकि बहादुर शाह जफर की पत्नी है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ई आंसर हो जाएगा, यानी 78 का ऑप्शन ई। 79 किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? इस स्टेटमेंट के संदर्भ में 1935 एक्ट के कहा जाता है कि ब्रेक बहुत मजबूत है लेकिन चलने की पूरी व्यवस्था इसमें मौजूद नहीं थी, इसलिए इसके आंसर डी है। डिटेल में पढ़ाए और लिखाए भी हैं, ऑदर्स में आप देखे होंगे, पूरे एक्ट में हम पढ़ाए हैं। देन 80 दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा 24 दिन चला, अगले दिन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? नमक सत्याग्रह खत्म हुआ और वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, दांडी मार्च 24 दिन, यानी इसके आधार पर सी 80 का ऑप्शन सी। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि टोटल 55 क्वेश्चन सॉल्यूशन मेरे द्वारा दिया गया, 55 प्रश्नों का उत्तर आपको सही और सुचारू रूप से दिया गया है, लेकिन मे भी हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर या मानवीय भूल अति उत्साह में आपको बताने, आपको जल्द से जल्द आंसर उपलब्ध कराने के उत्साह में हो सकता है, हम लोग भी मानव हैं, मानवीय भूल हो सकता है, ये हम मानते हैं, लेकिन उसमें 99.9% हमारी यह प्रयास है कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, कुछ 150 में से एक दो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका हम लोग अभी आंसर नहीं दिए हैं, उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। ठीक है, आगे जो बाकी यूनिट है उसको हम देखेंगे और हमारे बाकी फैकल्टीज़ आकर सर्वोदय के अन्य फैकल्टीज़ जैसे रंजीत सर, तिवारी सर, रणधीर सर, ये लोग भी अपना अपना सेक्शन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ओके, हम लोग इस बिंदु पर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्यूशन देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ हम लोग इस पर चर्चा और भी करेंगे जिसकी बाद में आप देखेंगे। तो आइए अब इसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमिक और करंट सेक्शन का आप सर से मिले। आइए सर। प्रिय छात्र छात्राएं, आज 27 दिसंबर 2020 को 66वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। उसी का उत्तर करना था 5 विकल्पों में। हमारे पास परीक्षा का डी सेट डी सेट मौजूद है और परीक्षा में जो आपके इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और करेंट अफेयर्स से जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने उसका सॉल्यूशन बनाने का प्रयास किया है और प्रयास अपनी ओर से ईमानदारी से किया गया है, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक भी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। डी सेट में जो पॉलिटी, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमी है वो दो तरीके से दिया गया है। एक 41 से लेकर 41 से लेकर 65 तक 25 क्वेश्चन हैं जो सबसे मिले जुले हुए हैं, और फिर 120 से लेकर 150 तक के जो प्रश्न हैं, 150 तक के जो प्रश्न हैं, वो भी करंट या कि पॉलिटी, इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। उसका हम लोग देखेंगे कि किसका क्या उत्तर होगा। सबसे पहले हम 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य
का क्या मतलब है, यानी आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि सबके लिए विधि एक होगी, क्योंकि कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं, इसलिए सब लोगों के लिए विधि एक होगी और सभी लोग एक ही न्यायिक तंत्र से शासित किए जाते हैं। यानी 41 का उत्तर होगा ए, विकल्प ए इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 42, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 243(6) लिखता है, ऐसे जो हिंदी वाला है उसमें 6 लिखता है, 243 का 6 यानी कखा गघा से अगर जोड़ेंगे तो 6 आता है 7 पर, और अंग्रेजी वर्णमाला में अगर ABCD से देखते हैं तो 7वें नंबर पर G आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर डी होगा, 243D। 243G इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, क्योंकि हिंदी में लिखा जाता है 243(6), उस हिसाब से यहाँ 7वां नंबर आता है और अंग्रेजी लेटर में 7वें नंबर पर G आता है, इसलिए उत्तर डी होगा। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 2019 में पारित किया गया था और ये 11 दिसंबर को पारित हुआ, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 11 दिसंबर 2020, यानी आपका बी विकल्प सही होगा। बी विकल्प जो पिछले साल काफी चर्चा में भी रहा था। 73वें संविधान संशोधन की वैधानिकता, कानून की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल से हुई थी। आपको मालूम होगा कि राजीव गांधी के शासनकाल में 1989 में संविधान में 64वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये बिल राज्यसभा में गिर गया था। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की पहल 64वें संविधान संशोधन से ही हुआ, अतः इसका सही उत्तर 64वां संविधान संशोधन बिल होगा, यानी उत्तर होगा डी। इसके बाद का जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। हालांकि ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है और इसका सही उत्तर होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था, व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इसका उत्तर होगा बी। कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट लक्षण नहीं है। स्वायत्तता देना विकेंद्रीकरण का उद्देश्य होता है, लोक सहभागिता, शासन में लोगों की सहभागिता को बढ़ाना भी उद्देश्य होता है, स्थानीय समुदायों को सशक्त करना भी उद्देश्य होता है, लेकिन स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, आत्मविश्वास जगाने के लिए ही विकेंद्रीकरण लाया जाता है, नहीं जगाना। इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 46 का उत्तर होगा सी। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। इस प्रश्न का जवाब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला संवैधानिक सुधार था, ऐतिहासिक ही रहा। चार्टर एक्ट 1833, इसमें कई संशोधन किए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था ये कई प्रावधानों में कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया, एकाधिकारों को समाप्त किया गया। कंपनी के अधीन सेवा में जाति, नस्ल इत्यादि के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया गया। तो कई ऐतिहासिक रहा है इसमें भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके द्वारा भारत में पहली बार प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि कोई ऐतिहासिकता इसके साथ नहीं जुड़ी हुई है और साथ में 1955 ब्रिटिश काल होगा भी नहीं, ये तो आज़ादी के बाद का काल है, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। 47 का उत्तर डी होगा, डी उत्तर को आप सही करेंगे। इसके बाद पूछा गया है कि संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती।
आपने पढ़ा भी था, हम लोगों ने भी पढ़ा था। इसका सही उत्तर होगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। टाटा को मिला है, L&T को नहीं मिला है। ये टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है, जिसने सबसे कम बोली लगाया था संसद के नए भवन के निर्माण के लिए। इसके आपका उत्तर होगा 48 का C। 49 में पूछा गया है कि कौन सा संविधान अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। आप जानते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन एवं राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के चुनाव कार्य का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए एक निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसलिए इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 324 यानी 49 का उत्तर ए होगा। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। आप जानते हैं कि इनका प्रमुख रेखा शर्मा को बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। रेखा शर्मा, अर्थात 50 का उत्तर सी होगा। इसके बाद 51 में है भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आपको मालूम होगा 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव के बाद NSSO और CSO दोनों को मिला दिया गया है और दोनों को मिलाने से एक नई संस्था का नाम दिया गया है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन तो या ऑफिस। तो NSO इसका उत्तर होना चाहिए। चूंकि इसमें CSO दिया हुआ है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय दिया हुआ है, या फिर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय दिया हुआ है। ऐसे में इस क्वेश्चन का उत्तर ई होना चाहिए। जो लिखा हुआ मिल रहा है उसमें भी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस ही लिखा जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर ई होगा। वैसे भी जानने वाली बात एक ये है कि अब CSO अस्तित्व में है नहीं, NSSO भी अस्तित्व में नहीं है, अब अस्तित्व में NSO ही है और उसी के द्वारा अब जारी किया भी जाता है। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और भारत ने पिछले 5-6 वर्षों में इसमें लंबी छलांग लगाई है और वर्तमान में भारत का स्थान इसमें 63वां है। 77 से 63वां आया था, तो इसका उत्तर होगा ए। ये रिपोर्ट इस बात को बताता है कि भारत में व्यापार करना कितना सरल है, तो 52वां का उत्तर होगा ए। 63वां स्थान भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है उसमें प्राप्त हुआ है। केंद्रीय बजट में किसी शाख का प्रवाह बढ़ाने कितना लाख का लक्ष्य रखा गया है। इसका उत्तर होगा 15 लाख करोड़। 2020-21 के लिए कृषि शाख हेतु 15 लाख करोड़ रुपए का देने का लक्ष्य रखा गया है कृषि शाख के लिए, तो 53 का उत्तर होगा 15 लाख करोड़, यानी उत्तर है 53 का सी। 54 में क्वेश्चन है कि PM कृषि कुसुम योजना उद्देश्य क्या है। ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। इसमें ये उद्देश्य रखा गया है, सरकार ने ये उद्देश्य रखा है कि किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता कम हो और पंपिंग सेट सौर ऊर्जा से किसान संचालित कर सके। इसी उद्देश्य के तहत PM कुसुम योजना शुरू की गई है। आपका इसका सही उत्तर होगा 54 का डी। PM कुसुम योजना का उत्तर है डी से डॉग। व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक SBI है जो 100 बैंकों शीर्ष बैंकों की सूची में शामिल होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 55 का SBI, यानी उत्तर बी सही विकल्प होगा। भारत सरकार ने निर्भीक योजना
निर्भीक योजना की शुरुआत निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। निर्यात को बढ़ाया जाए, निर्यात क्षेत्र में लगे हुए लोगों को सपोर्ट करने के लिए 2020-21 के बजट में निर्भीक योजना की शुरुआत की गई थी। निर्यात क्षेत्र यानी 56 का उत्तर डी होगा। इसके बाद 57 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CAFMS 1 अप्रैल 2019 से बिहार सरकार ने लागू किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में समस्त वित्तीय क्रियाकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाना है। यानी इसका 57 का सही उत्तर विकल्प ए होगा। ऑनलाइन और पेपरलेस वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2019 से CAFMS योजना की शुरुआत की गई है। एक क्वेश्चन और भी है कि 2020 में बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस समय थे कृषि मंत्री प्रेम कुमार, जिन्होंने इस पुरस्कार को ग्रहण किया था। यह पुरस्कार जो बिहार को मिला था वो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए मिला था। आप जानते हैं बिहार में गेहूं और मक्का दोनों का उत्पादन और उत्पादकता अच्छी होती है, तो इसका उत्तर होगा 58 का ए। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा गया है कि 2008 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत बकरी पालन, मुर्गी पालन और कृषि से संबंधित कार्यों के लिए 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प इसके अनुकूल नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का उत्तर यानी 59 का उत्तर ई आता है। आप इसमें रोजगार एक विकल्प बी जो है कि रोजगार प्रदान करना, लेकिन स्थानीय निकायों से करना, ऐसा कुछ योजना में उल्लेख नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 निश्चय में कौन शामिल है? बाल कल्याण, महिला रोजगार, 35% आरक्षण ये शामिल है। साफ पानी और नल जल वाली योजना जो है वो शामिल है। बिजली की आपूर्ति शामिल है, लेकिन बाल कल्याण को 7 निश्चय में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इसका उत्तर 60 का उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह कितना था? इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसका उत्तर फिलहाल देना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए इसका उत्तर हम आप ही से चाहते हैं, आप ही इसका उत्तर देखिए। अगर हमें उत्तर आएगा तो हम फिर आपसे मुखातिब होंगे और उत्तर बताएंगे। 62 खाद्य प्रबंधन में निम्न में से कौन उद्देश्य नहीं होता है? खाद्य का वितरण, खरीद, रखरखाव, ये सब खाद्य प्रबंधन का हिस्सा है, फूड मैनेजमेंट का हिस्सा है, लेकिन खाद्यान्न का निर्यात करना फूड मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा, यानी 62 का डी। 62 के उत्तर डी होंगे। खाद्यान्न का निर्यात इसका हिस्सा नहीं है। राजस्व घाटा, कुल राजस्व आय में से कुल राजस्व व्यय का अंतर ही राजस्व घाटा कहलाता है, और ऐसा अंतर तब आता है जब पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करने के लिए हम कर्ज लेते हैं और उस पर ब्याज का भुगतान करना होता है, यानी 63 का सही उत्तर ए होगा। तो 63 का उत्तर ए है। 64 में भारत का सर्वाधिक, ये क्वेश्चन बड़ा ही चर्चित रहा, क्योंकि पिछले 2014 से लेकर 2018 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन था, लेकिन 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार फिर से अमेरिका हो गया है। इसलिए यह संभावित था कि यह क्वेश्चन पूछेगा, और यह पूछा भी गया, और इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी उत्तर इसका 64 का होगा ए।
भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है और ये विशेषकर बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ता है, इसलिए बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने से संबंधित भारतमाला योजना है ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। 65वें भारतमाला योजना है जो बंदरगाह के विकास से जुड़ा हुआ है। बंदरगाह का विकास भी इंफ्रास्ट्रक्चर से ही संबंधित होता है, इसलिए इसमें आप बंदरगाह को ही शामिल करेंगे, आपका उत्तर होगा डी। अब सेट नंबर डी में हमने दूसरा जो आपका आता है करंट अफेयर्स, इकोनॉमी या पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन, वो डी में है। वो क्वेश्चन 120 की संख्या से आता है। 120 से लेकर 150 तक इन्हीं सेक्टरों से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी सेक्शन से। अब हम इसकी चर्चा करेंगे। 120, 21, 122, 123, 24, 25, 126, 128, 129, 30, 31, 32, 37, 150 तक है। 121वां क्वेश्चन है कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया। ये काफी चर्चा में रहा था और इसका सही उत्तर होगा आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना यानी ए विकल्प 120 का ए होगा। आयुष्मान खुराना को टाइम पत्रिका ने 100 लोगों की प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है। ऐसे समुद्र तटों की कुल संख्या 8 है। 8 क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो विभिन्न समुद्र तटीय राज्यों में स्थित हैं। 8 यानी इसका सही भी उत्तर होगा सी। सी में 8 है, यही इसका उत्तर होगा। रामविलास पासवान अपने बिहार के कद्दावर नेता थे, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, राज्यसभा के सदस्य थे और केंद्रीय कैबिनेट के मेंबर भी थे। हाल में उनका निधन भी हो गया है। पहली बार 1969 में अलौली विधानसभा क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संसोपा, शॉर्ट में बोला जाता था, संसोपा पार्टी से विधायक बने थे। वो उपचुनाव था जिसमें रामविलास पासवान चुने गए थे, इसलिए 123 का सही उत्तर होगा सी। सॉरी 122, अच्छा सॉरी 20 नहीं है भाई, 21 से शुरू है। 21 का उत्तर था ए, 22 का उत्तर होगा सी, 123 का उत्तर रामविलास पासवान वाला है और इसका सही उत्तर होगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। उत्तर है सी, संसोपा कहा जाता है। रामविलास पासवान ने इसी पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा का सदस्य बना था। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत यहीं से हुई है। बिहार विधानसभा के लिए प्रेस नोट जारी करना यानी चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करना यानी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 25 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसका भी उत्तर सी ही होगा। 124 का उत्तर सी होगा। 124 का उत्तर सी होगा, यानी 25 सितंबर 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना यानी
सभी गांवों को फाइबर ऑप्टिक्स से जोड़ने की योजना। इस योजना की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने किया था और उस राज्य का नाम जहां यह योजना शुरू की गई थी वो राज्य बिहार था। तो इसका सही उत्तर होगा सी, बिहार राज्य। इसके बाद 126 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा, रघुवंश प्रसाद सिंह जो आरजेडी के कद्दावर नेताओं में शामिल थे, ग्रामीण विकास मंत्री रहे थे मनमोहन सिंह की सरकार में 2004-09 के दौरान। पहली बार रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 में लोकसभा के सदस्य वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे और 1996 का चुनाव लोकसभा का 11वां चुनाव था, यानी रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। 11वीं लोकसभा यानी उत्तर बी होगा। इसके बाद 127वां क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह में निम्न में से कौन शामिल नहीं। आप जानते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास भी होता है 4 देशों, इस बार 4 देश शामिल हुए थे, नवंबर में हुआ था। उसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होते हैं। क्वाड के मेंबर ये 4 ही हैं, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसमें चीन शामिल नहीं है, बल्कि चीन इसकी मुखालफत करता है। तो सही उत्तर होगा 127 का सी। अब 128 में क्वेश्चन है कि 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक हुई। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत के संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं और उन्होंने ही इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका सही उत्तर होगा प्रहलाद सिंह पटेल। उत्तर होगा ए। 128 का उत्तर होगा ए। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन हनोई में हुआ है। आसियान 10 राष्ट्रों का सम्मेलन है जो पूर्वी एशियाई देश हैं, उन्हीं का संगठन है आसियान, जिसका जून 2020 में 36वां अधिवेशन सम्मेलन, शिखर सम्मेलन हनोई यानी वियतनाम में हुआ था। तो उत्तर होगा डी, 129 का डी। 130 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में पहला स्थान। छोटे से राष्ट्र ऐसे इंडेक्सों में पहले स्थान पर रहते हैं और 2020 के इंडेक्स में पहले स्थान पर सिंगापुर था। उत्तर होगा सी। इसमें भारत का स्थान जहां तक हमको याद है 141वां रहा है 167 या 197 राष्ट्रों की सूची में। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मागा है ना, ऑपरेशन मागा शुरू हुआ। क्यों हुआ था भाई? कोरोना को लेकर तो नहीं हुआ है। असल में कोरोना से पॉजिटिव डोनाल्ड ट्रंप भी हो गए थे, तो उनका हॉस्पिटलाइज हो गए भाई। तो वैसी स्थिति में उनके समर्थकों ने उनके चुनाव अभियान की शुरुआत किया था ऑपरेशन मागा के नाम से। तो डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से संबंधित है। उत्तर होगा 131 का बी। 132 अरब देश, पहला अरब देश जिसने नाभिकीय ऊर्जा का इधर हाल ही में ही काफी चर्चा में रहा था, और उस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात, जो पहला अरब देश है जिसने न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित संयंत्र लगाया है, प्रारंभ किया है। तो उत्तर होगा 132 का सी। इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश 2020 में 2 देशों ने किया था। पहला उसमें संयुक्त अरब अमीरात था, उसके बाद बहरीन रहा है। उसके पहले 2 देश कर चुके थे, मिस्र और जॉर्डन। मिस्र अरब देश नहीं है, अफ्रीकी देश है। उस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही उत्तर जॉर्डन होना चाहिए।
जॉर्डन पहला अरब देश है जिसने संयुक्त राज्य इजराइल के साथ शांति समझौता किया है। हमने जॉर्डन को ही उत्तर माना है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी, जॉर्डन। 133 का बी। 134 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष लंबे अरसे के बाद, लगता है 21 वर्ष या 25 वर्ष के बाद गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला है। उत्तर होगा डी। 135 ऑपरेशन मेरी सहेली। ये दक्षिण पूर्व रेलवे का एक ऑपरेशन है, अभियान है, जिसमें रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। मेरी सहेली कुछ तो महिला से ही संबंधित है। ट्रेन में महिला सुरक्षित यात्रा कर सके, इसके लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर होगा 135 का बी। 136 136 में है फिट इंडिया अभियान के लिए फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। ये स्लोगन नारा फिट इंडिया मूवमेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसका सही उत्तर होगा 136 का ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 137 नंबर, राजमाता विजयराजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था 100 रुपए का सिक्का जारी हुआ है। 100 रुपए का सिक्का ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया। इसका सही उत्तर होगा सी, 137 का सी। 138 लघु वृत्त चित्र ची लूपो, ये इसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है और ये अरुणाचल प्रदेश का लघु चित्र कथा है। तो सही उत्तर 138 का होगा डी। 139 ई किसान धन ऐप की शुरुआत निजी क्षेत्र के बैंक HDFC ने किया है। ई किसान धन ऐप की शुरुआत HDFC के द्वारा किया गया है। इसका सही उत्तर होगा बी, 139 का बी। 140 सबसे पहले कोविड-19 की टेस्टिंग की शुरुआत इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली पर शुरू किया गया था। तो उत्तर होगा 140 का बी। 100 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को अंबाला वायुसेना स्टेशन से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इस शामिल करने के समारोह में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित थे। तो इसका सही उत्तर होगा अंबाला, यानी 141 का उत्तर है सी। 142 भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल चर्चा में रहा। इसका परीक्षण भी किया गया है और इसका नाम है रुद्रम, यानी 142 का विकल्प होगा, सही उत्तर होगा डी। 143 143 में पूछा गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इनका नाम है नीतू डेविड, यानी 143 का सही उत्तर है बी, नीतू डेविड। US ओपन महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। नोआमी ओसाका ने UN ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का
महिला एकल का खिताब जीता है, इसलिए 144 का उत्तर होगा ए। 145वां क्वेश्चन है कि लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन था? कौन रहा है? ये प्रतियोगिता 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता का विजेता शूरा किटाटा रहा है। शूरा किटाटा ने इस प्रतियोगिता को जीता है, विजेता रहा है, जबकि विंसेंट किपचुम्बा उप विजेता रहे हैं। इस हिसाब से अगर देखिए, चूंकि प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा शूरा किटाटा। इसका उत्तर होगा 145 का बी। 146 में पूछा गया है कि एमएस धोनी 15 अगस्त 2020 को उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया था। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास उन्होंने ले लिया। तो उसी दिन किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की थी खेल से, क्रिकेट से? और ये एमएस धोनी के करीबी भी रहे, सहयोगी रहे हैं, चेन्नई क्लब के भी सदस्य रहे हैं, और उस खिलाड़ी का नाम है सुरेश रैना। इसलिए 146 का सही उत्तर होगा ए। सुरेश रैना ने धोनी के साथ क्रिकेट से संन्यास लिया है। 147 में पूछा गया है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और ये हैं लोकसभा के सदस्य और फिल्म में बाबू राव के नाम से चर्चित परेश रावल। परेश रावल को एनएसडी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सही उत्तर होगा 147 का डी। 148 में पूछा गया है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? एनएसडी का प्रमुख कौन है? और एनएसडी का प्रमुख वर्तमान में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। तो सही उत्तर होगा 148 का बी। 149 में पूछा गया है कि डॉक्टर बुशरा अतिक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 में दिया गया है, और उन्हें किस विषय के लिए दिया गया है? दोनों पेशे से डॉक्टर हैं और इन्हें यह पुरस्कार पीजीआई से जुड़े हुए हैं। उन्हें यह पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान के लिए दिया गया है। तो 149 का सही उत्तर है चिकित्सा विज्ञान यानी सी। और अंतिम क्वेश्चन 150, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। इसलिए सही उत्तर आपका होगा विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी 150 का सही उत्तर है बी। इस प्रकार कुल मिलाकर हमने बीपीएससी की जो 66वीं का पीटी हुआ है उसके कुल 55 प्रश्नों का विश्लेषण आप लोगों के साथ किया है। इस 55 में से हम एक प्रश्न का उत्तर आपको नहीं दे सके, क्योंकि उससे संबंधित उत्तर हमारे पास मौजूद नहीं थे, इसलिए हमें न कहना पड़ा। शेष प्रश्नों का उत्तर हमने काफ़ी ईमानदारी से बनाने का प्रयास किया है, देने का आपको प्रयास किया है, और हम समझते हैं कि हमारा ये प्रयास आपके लिए लाभकारी जरूर होगा। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को देखें, अपने उत्तर को मिलाएं, फिर उसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, डिस्कशन करें, और हम समझते हैं कि इस उत्तर से आपको लाभ जरूर होगा। आप इसका लाभ उठाएं और हमारे इस ऐप से आप जुड़ें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, ये जो है कि हम लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी का आज एग्ज़ाम हुआ है, और उसका जो है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें जो है कि अभी साइंस पेपर का जो है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हिंदी में क्वेश्चन देखेंगे तो 91 क्वेश्चन कहता है कि दूध किसका घटिया स्रोत है। तो क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है या क्या नहीं पाया जाता है। तो दूध में जो है कि लगभग सभी विटामिन पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी जो होता है
विटामिन सी जो होता है यह दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है कि खट्टे फलों में पाया जाता है और इसका रासायनिक नेम, केमिकल नेम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम जो है कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन सी जो है कि यह दूध में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो खट्टे फलों में ये पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए जो फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पे जो है कि पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2OCr2O7 इसको कहते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट, तो ये डाइक्रोमेट होता है जो पेपर पे लगा रहता है और इसी के द्वारा जो है कि ये जांच किया जाता है। तो 92 का जो ऑप्शन हो जाएगा पोटासियम डाइक्रोमेट, कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा? तो ग्लूकोज से जो है कि इथाइल अल्कोहल, तो हम लोग जानते हैं कि यह प्रक्रिया जो होता है कि फर्मेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन प्रक्रिया में जो है कि C12H22O11 और इसमें जो है कि हम लोग पानी डाल करके छोड़ देते हैं तो इसमें ईस्ट आ जाता है और ईस्ट से इन्वर्टेज आने के कारण जो है कि C6H12O6 प्लस C6H12O6 और ये C6H12O6 पुनः जो है कि जाइमेज के द्वारा जो है कि C2H5OH और प्लस जो है कि CO2 में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल कहते हैं। और उसके लिए एंजाइम कौन सा होता है? तो जाइमेज एंजाइम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी जाइमेज। 94, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? तो चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है और चूने के जल को जो है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये CO2 के कारण जो है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो होता है कि उसका रंग जो है कि दूधिया हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी CO2 के कारण जो है कि इसका रंग दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। तो जैसे जो है कि हम लोग पेट्रोल और डीजल का इनकम्प्लीटली कंबशन कराते हैं तो इनकम्प्लीटली कंबशन कराने से जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है जो हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर अस्थायी यौगिक बनाता है जिसके कारण जो है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है और आदमी की मृत्यु भी हो जाता है। तो ये कौन सा गैस है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 95 का ऑप्शन नंबर डी। 96 कहता है क्या कि एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है। तो pH वैल्यू जो है किसी भी घोल का pH जो है कि 3 से 6 हो जाता है। तो 3 से 6 होने में क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि pH बराबर जो होता है कि -log H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। और ये जो है कि 100 यदि लेते हैं तो इसको 10⁻² लेते हैं और इसका pH वैल्यू 2 हो जाता है। यदि 1000 लेते हैं तो 10⁻³ हो जाता है और इसका pH वैल्यू 3 हो जाता है। तो 2 से कितना है? तो इसका जो है कि 3 से 6, तो 3 से 6 कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कितना? तो 3 0 देना पड़ेगा और 3 0 का मतलब कितना हो गया? 1000। तो 1000 जो है कि हम लोग बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के बाद जो है कि इसका pH मेंटेन जो है
पीएच वैल्यू मेंटेन होता है। तो 1000 हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 1000 बढ़ाएंगे तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका घट जाता है ये। और पीएच वैल्यू घटने के कारण जो है कि उसका जो होगा कि गुण जो होता है गुण बदल जाता है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी घोल का जो पीएच होता है ये 0, 7 और ये 14। तो 0 से 7 के बीच में एसिड आता है और 7 से 14 के बीच में बेस और 7 जो आता है न्यूट्रल हो जाता है। तो इसका पीएच वैल्यू जो है कि बढ़ रहा है, बढ़ने के कारण जो होता है कि क्या हो जाएगा, यह बेसिक प्रॉपर्टीज को यह शो करेगा। कि ऑप्शन नंबर डी 96 का ऑप्शन नंबर डी। 97 रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को, तो नैप्थलीन में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि यह सबलाइम होता है जिसको हम लोग ऊर्ध्वपाती कहते हैं। और ऊर्ध्वपाती क्या होता है, तो जब किसी ठोस को हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो है कि यह लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है बल्कि यह गैसियस फॉर्म में आ जाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 97 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद कहता है बेंजीन। तो बेंजीन में कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, तो सिंगल बॉन्ड में जो होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में होता है कि एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो बेंजीन C6H6 होता है। इसका स्ट्रक्चर यदि हम लोग बनाते हैं तो इस तरह से C आता है यह, और ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड की संख्या कितना है, तो डबल बॉन्ड की संख्या 3 है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। अब सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो 6 हाइड्रोजन के लिए 6 हो गया और 6 कार्बन के लिए 6 हो गया। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, 12। तो पाई 3 हो गया और सिग्मा जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें जो है कि पाई बंध की संख्या सिग्मा और पाई, तो सिग्मा कितना हो जाएगा 12 और पाई हो गया 3, ऑप्शन नंबर सी। 98 का ऑप्शन नंबर सी। 99 यूरिया। तो यूरिया में क्या क्या पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि यूरिया का मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है, तो NH2CONH2, इसको हम लोग कहते हैं यूरिया। तो यूरिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, तो इसमें कौन कौन सा है, यूरिया में नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। 99 का ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। 100 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया सब मेटल है, और मेटल जो होता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन कुछ ऐसा मेटल जो है कि इंसुलेटर होता है, और कुछ ऐसा मेटल जो होता है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो हीट के बारे में कहता है कि हीट का जो है कि बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर कौन होगा, तो ये जो होता है मरकरी होता है, Hg जो होता है कि हीट का यह पुअर कंडक्टर होता है। और जितने भी मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन लीड जो होता है Pb, ये Pb जो है कि इंसुलेटर होता है और यह मेटल ये है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 100 का पारा, सी ऑप्शन। 101 विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं, तो किस विटामिन के कारण रक्त में थक्का बनता है, तो उस विटामिन को हम लोग कहते हैं फिलोक्विनोन, केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन। विटामिन के होता है, इसके कारण जो है कि रक्त का थक्का बनता है, और इसका जो केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन होता है यह। और इसके कमी के कारण जो बीमारी होता है उस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया, शायद नाम हम लोग सुने होंगे, हीमोफीलिया। और रक्त का थक्का बनाने में जो है कि विटामिन के का मुख्य भूमिका होता है। तो 101 का ऑप्शन नंबर डी। 102
महिला सेक्स हार्मोन, तो ईस्ट्रोजेन क्या होता है, ईस्ट्रोजेन। इसका सेक्रेशन जो होता है कि लिस्ट अमाउंट में एड्रीनल ग्लैंड से होता है, और यह ग्लैंड जो है कि किडनी के ऊपर पाया जाता है, लेकिन अधिक अमाउंट में इसका सेक्रेशन ओवरी से होता है। तो एड्रीनल ग्लैंड से ईस्ट्रोजेन का सेक्रेशन होता है और ओवरी से होता है, लेकिन जो है कि एड्रीनल ग्लैंड से इसका सेक्रेशन जो होता है लिस्ट अमाउंट में होता है, और ओवरी से जो होता है अधिक अमाउंट में होता है, और यह जो है कि फीमेल हार्मोन है। तो 102 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 103, पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो अरविंद कार्लसन को जो है कि पार्किंसन डिजीज के लिए जो है कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है कि इस बीमारी के उपचार का कारण बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 104, थायराइड ग्रंथि के खराबी किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो होता है कि थायरोक्सिन का सेक्रेशन होता है, और थायरोक्सिन में क्या पाया जाता है, तो आयोडीन पाया जाता है, और आयोडीन की कमी से जो है कि ग्वाइटर की बीमारी होती है, जिसको हम लोग गलगंड या घेघा की बीमारी कहते हैं यह। और आयोडीन जो होता है कि अधिक मात्रा में समुद्री घास, जिसको लेमिनेरिया कहते हैं, लेमिनेरिया में जो है कि यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 104 का ऑप्शन नंबर सी। करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र, तो जीभ का जो होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये जीभ हो गया, तो जीभ का अगले भाग जो होता है जो मीठा, इसके बाद जो होता है कि ये भाग जो होता है ये नमकीन, और ये भाग जो होता है सावर खट्टा। तो ये दोनों साइड ये होता है, और ये बीच वाला भाग होता है जो बाइटर होता है, तीखा होता है। तो बाइटर के लिए आ गया ये मध्य वाला भाग, इसी भाग से जो है कि हम लोग तीखा का जो है कि एहसास करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मध्य भाग 105 का बी। अदरक तना है जड़ नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि तना जो है कि जमीन के ऊपर पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसा तना जो है कि जमीन के नीचे, जिसको हम लोग कहते हैं भूमिगत तना कहते हैं। और ये भूमिगत तना क्या करता है, तो खाद्य पदार्थों का संचय करता है, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया। तो इसमें जो है कि नोड तथा इंटरनोड पाया जाता है। इसी से पहचान करते हैं कि जो जमीन के अंदर पाया जाता है वह जड़ है या तना है। तो जड़ में नोड या इंटरनोड नहीं पाया जाता है, जबकि जो है कि तना में नोड और इंटरनोड पाया जाता है, और इसी से जो है कि हम लोग जड़ और तना की पहचान करते हैं। तो अदरक जो है कि जड़ नहीं है, तना है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन होता है, तो फ्रुक्टोज। चीनी क्या है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, और सभी कार्बोहाइड्रेट में जो फ्रुक्टोज होता है ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है। और यह जो है कि मुख्य रूप से शहद में, किसमें, तो यह शहद में पाया जाता है, हनी, और यह सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 107 का ए। निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं, 108। तो सच्चा फल जिसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं, तो ट्रू फ्रूट की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, तो जिस फल का निर्माण जो है कि ओवरी से होता है उसको जो है कि हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं, सच्चा फल कहते हैं। और जिस फल का निर्माण जो है कि ओवरी के अलावा पुष्प के, फ्लावर के किसी और भाग से होता है
उसको हम लोग कहते हैं असत फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और जो है कि असत फल में जो आता है सेब हो गया, नाशपाती हो गया, अनानास हो गया, कटहल हो गया, ये सब जो आता है असत फल के एग्जाम्पल में आता है। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं तो सेब तो सेव क्या होगा, ये असत फल होगा, झूठा फल होगा, क्योंकि इसका खाने वाला भाग क्या होता है, थैलमस, पुष्पासन। इसका मतलब क्या कि इस फल का निर्माण जो होता है थैलमस के द्वारा होता है। थैलमस क्या होता है, तो ये फ्लावर का पार्ट्स होता है, बल्कि ये ओवरी नहीं होता है। तो 108 का ऑप्शन नंबर ए। 109 फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जितने भी फाइबर हम लोग देखते हैं, जैसे जो हुआ कि सलाद हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सब क्या आता है, फूड ग्रेन आ गया, ये सब जो आता है जिसको हम लोग फाइबर फूड कहते हैं, और इसमें अधिक मात्रा में जो है कि प्रोटीन पाया जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 109 का ऑप्शन नंबर बी। 110 लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो यह फूल की कली होता है। लौंग क्या होता है, कली। लौंग क्या है, कली से जो है कि हम लोग लौंग को प्राप्त करते हैं। तो 110 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 111 मांसपेशी में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले। तो हम लोग जानते हैं कि मांसपेशी में दर्द क्यों होता है, तो मांसपेशी में जो है कि ग्लूकोज का जो है कि कंबसन जो होता है वो ऑक्सीजन के कमी में जो है कि कंबसन होता है, और कंबसन से जो है कि लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। तो इसके उपचार के लिए जो है कि कुछ समय तक हम लोग रेस्ट अवस्था में चले जाते हैं, या उससे भी नहीं होता है तो इंफ्रारेड रेडिएशन से जो है कि हम लोग इसका उपचार करते हैं, और इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा उपचार से जो है कि हम लोग को इससे छुटकारा मिलता है। तो इसका 111 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 112 तो 112 क्वेश्चन कहता है क्या कि दो प्रतिरोध 112 दो समानांतर प्रतिरोध सर्किट का कुल प्रतिरोध यानी समानांतर क्रम में दो प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसका प्रतिरोध क्या आता है, तो समानांतर क्रम में हम लोग जानते हैं कि R बराबर आर स्क्वायर बाई क्या होता है, तो R प्लस R। तो जब ये समान होता है तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन जब असमान होता है तो R बराबर R गुने R1 गुने R2 और बटा R1 प्लस R2 हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। तो इसमें फार्मूला के आधार पर यदि हम लोग बनाते हैं तो कहता है कि समानांतर क्रम में जोड़ने पे जो है कि 1.403 ये समतुल प्रतिरोध प्राप्त होता है, जिसमें एक प्रतिरोध का मान कितना दिया गया है, तो एक प्रतिरोध का मान जो है कि 2 किलो ओम दिया गया है। तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो इसमें एक का मान हो गया 2 और दूसरे का मान निकालना है, तो ये हो गया 2 प्लस R2 आ गया। अब इसको जो है कि हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जो है कि कैलकुलेशन करेंगे। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो तिरछा तिरछी जो है कि गुना कर देंगे, तो इसमें जो हो जाएगा 1.403 इंटू 2 और प्लस जो है कि 1.403 और इंटू R2 और बराबर क्या हो गया, तो 2R2 हो गया। अब इसके बाद जो है कि 1.403 इंटू 2 और बराबर 2R2 और इसको इधर कर देंगे तो माइनस 1.403 R2। अब इसको जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना आ गया, ये 2 3 यहाँ पर आ गया, और बराबर जो है कि इसमें से हम लोग घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना हो जाएगा, तो 10 में से 3 गया 7, 9 एकम 9, 9 में से 4 गया 5, और ये एक एक कैंसिल हो गया, इतना आ गया, और ये R2 और R2 का वैल्यू यदि निकालते हैं तो 2.806
बाई 0.597 और इसको भाग कर देंगे तो भाग करने के बाद क्या निकल जाएगा, तो ये 4.7 भाग करने के बाद क्या निकल जाएगा, तो R2 बराबर ये 4.7 किलो ओम प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 112 का डी। 113 क्वेश्चन कहता है कि गर्म करने पे अर्धचालक, तो अर्धचालक जो होता है सेमीकंडक्टर उसको कहते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। इसके बाद जो आता है कि आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या होता है कि सेमीकंडक्टर होता है। और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 113 का ऑप्शन नंबर बी। 114 कहता है कि फैराडे कांस्टेंट, तो फैराडे कांस्टेंट जो होता है कि M बराबर Z इंटू क्यू, M बराबर Z इंटू क्यू, और Z Q बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो I इंटू टी हो गया, तो M बराबर इतना और Z बराबर निकालेंगे तो M बराबर IT। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, तो विद्युत धारा किस पे ये निर्भर किया, किस पर निर्भर किया, तो विद्युत धारा। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू में दिया हुआ है, तो इस पर निर्भर किस पर किया, तो विद्युत धारा। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो फैराडे में इलेक्ट्रोलाइट के परितः विद्युत धारा पर निर्भर, ऑप्शन नंबर बी। 14 का ऑप्शन नंबर बी। 115 प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश वर्ष को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या हुआ, तो सूर्य के प्रकाश को एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। जिससे क्या स्पष्ट होता है कि यह दूरी का मात्रक होता है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसको निकालते कैसे हैं, तो डिफिनीशन क्या कहता है कि सूर्य के प्रकाश को एक वर्ष में की गई कुल दूरी को, तय की गई कुल दूरी को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो एक वर्ष में 365 दिन, और एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। और क्या होता है, एक घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। इसका स्पीड जो होता है 3 × 10⁸। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9.46 × 10⁻15 ये मीटर आता है, जो दूरी का मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी दूरी। 16 जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कोई भी तरंग, प्रकाश क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव दो प्रकार का, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो किसी भी तरह का वेव है, यदि जो है कि मीडियम को पार करता है तो उसका सभी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, लेकिन आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सारा बदल जाता है। एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, लैम्डा वेवलेंथ बदल जाएगा, लेकिन जो है कि इसका फ्रीक्वेंसी में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो 116 का ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो सबसे अधिक वेग होता है, सबसे अधिक स्पीड होता है, और इसको प्रोपेगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 117 का ऑप्शन नंबर ए।
118। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था तो ये कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो सबसे पहले जो है कि चांद पे जो है कि अपना पैर रखे थे, यानी अंतरिक्ष में ये गए थे। तो 118 का ऑप्शन नंबर बी। 119 प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो यहाँ जो है कि प्लूटोनियम का जो सिंबल दिया गया है, एटॉमिक नंबर दिया गया है और एटॉमिक मास भी दिया गया है। तो प्लूटोनियम का 94,242, प्लूटोनियम 94 और ये 242। तो ये आता है जिसको हम लोग परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, 92। और ये जो होता है द्रव्यमान संख्या होता है 242। तो न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो 242 माइनस 92, 242 माइनस 92, 242 94 है, 94 है। तो 94 माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 3, 13 में से 9 गया 4, 148। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 148। इसमें ऑप्शन नंबर 119 का बी। 120 सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होता है? विस्कोसिटी। श्यानता को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ये जो है कि तरल पदार्थ का और गैसीय पदार्थ का गुण होता है। तो विस्कोसिटी श्यानता जो होता है कि जिस तरल पदार्थ का डेंसिटी अधिक होता है उसका श्यानता जो होता है विस्कोसिटी उतना ही अधिक होता है। जैसे हम लोग साधारण भाषा में चिपचिपापन भी जो है कि इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो जो जितना अधिक चिपचिपा होगा उसका श्यानता उसका विस्कोसिटी उतना ही अधिक होगा। अब इसमें सबसे अधिक गाढ़ा चिपचिपा कौन है? तो जल नहीं होगा, वायु नहीं होगा, खून नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? शहद। 120 का ऑप्शन नंबर डी होता है। और इस तरह से जो है कि साइंस का 30 क्वेश्चन जो है कि बहुत इजी क्वेश्चन था। और जो भी थोड़ा सा भी अगर मेहनत किए होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 30 में से 30 क्वेश्चन जो है कि वो अवश्य ही सॉल्व किए होंगे। और अधिक जानकारी के लिए जो है कि संस्था से जो है कि संपर्क स्थापित करेंगे। ओके, बाय। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आपने देखा कि 150 क्वेश्चन में लगभग 148 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने पेश हमारे सर्वोदय सिविल सर्विसेज टीम द्वारा, पूरी फैकल्टीज़ द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया गया। चाहे वह हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो या करंट अफेयर्स हो, बिहार हो। केवल 10 क्वेश्चन मैथ्स का हम लोग डिस्कशन नहीं दिए हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन छोड़कर। लेकिन आंसर उसका दिया हुआ फेसबुक पर, यूट्यूब पर नहीं, अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय सिविल सर्विसेज अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हम लोग लोड किए हुए हैं। और फेसबुक पर भी मोहम्मद रफ़ी के नाम से फेसबुक पर भी आप देखेंगे तो वहाँ भी आपका आंसर शीट ABCD चारों सेट में डाला गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दिया जाए कि कट ऑफ जो है लमसम इस बार का जो कट ऑफ होगा 150 में, जहाँ तक हम लोगों का कॉमन सेंस कहता है कि नियर अबाउट 100 के आसपास, 97-98 से 100 के बीच में ही कट ऑफ होना चाहिए। जनरल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी का कट ऑफ उसके नीचे ही होना चाहिए। जनरल कट ऑफ 97 से 100 के बीच में होना चाहिए और बाकी के कट ऑफ उसके नीचे आना चाहिए। अब उसके नीचे कहाँ तक, तो आप समझ रहे हैं कितनी 8 कैटेगरियाँ बट रही हैं आजकल। मेल, फीमेल, जनरल, EWS, EBC, BC, नहीं हैंडीकैप्ड, देन SC, ST, तो इतनी कैटेगरी कट रही है। तो कितना नीचे आएगा ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन यह तो जान रहे हैं अमूमन जो वह 97 से 100 के बीच जनरल अगर कटअप जाता है तो किसी भी हाल में 85 तक BC, EBC का कटअप आ सकता है। EWS का कटअप भी लगभग 88-85 के बीच में आ सकता है, लेकिन उससे नीचे की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। उससे ऊपर ही हो, 90 के आसपास तक में आ सकते हैं। तो आप यह समझ लें
कि अगर आपका स्कोर बेहतर है, इस हमारे 148 सॉल्यूशन दिए जाने के बाद यदि आपको स्कोर कैटेगरी में है और 85 प्लस है तो मेंस की तैयारी आपको शुरू कर देना चाहिए। अगर आप जनरल से हैं और 90 प्लस EWS के साथ हैं, अगर हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और किसी भी हाल में आपको कोई कैटेगरी नहीं है और जनरल हैं तो 97 95 प्लस में अगर हैं तब भी आपको अपनी तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि BPSC ने अपना प्रोग्राम जारी कर दिया है और इसका एग्ज़ाम मार्च में लेने जा रहा है। तो आप यह समझिए कि जनवरी लास्ट तक में रिजल्ट देगा और फरवरी बाद मार्च में एग्ज़ाम लेगा। तो इसलिए अमूमन मार्च मानकर चला जाए, हमें जैसे मेरी अपनी अनुमान और उम्मीद है कि मार्च के शायद बाद ले नहीं, लेकिन आयोग आजकल जो कह रहा है वो कर रहा है, इसलिए अनुमान लगाना व्यर्थ की बातें हैं। आपको चाहिए कि अपनी तैयारी तुरंत ही शुरू कर दे। जैसा कि आप जानते हैं सर्वोदय सिविल सर्विसेज जो कंटिन्यू पिछले 20 साल से चला आ रहा है, यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेवाएं आपको प्रदान कर रहा है। पिछले मार्च से जो लॉकडाउन हो गया था, जिस लॉकडाउन के कारणवश मई से हम लोग ऑनलाइन सेवा देना प्रारंभ किए। मेंस के ऑनलाइन क्लासेस हम लोग शुरू किए। हर सेक्शन का अलग अलग, पॉलिटी मेंस, हिस्ट्री मेंस, आपको इकोनॉमिक्स का मेंस, करंट अफेयर्स का मेंस का सेक्शन सारा कुछ दिए हम लोग, साइंस टेक दिए, सब कुछ यूनिट दिए। इस बार भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो ऑफलाइन का बैच 4 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और ऑनलाइन भी 4 जनवरी तक में आपको सर्वोदय सिविल सर्विसेज ऐप पर लोड कर दिया जाएगा। जो लोग ऑफलाइन स्टडी करना चाहते हैं वह सर्वोदय आए, जो लोग ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं वह मेंस की तैयारी घर बैठे हमारे ऐप्स पर, सर्वोदय सिविल सर्विसेज ऐप, जिसे वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उस पर कर सकते हैं। तो अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर, और मैक्सिमम हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जो भी पिछले बार जो ऐप जो भी बच्चे परचेज किए और परचेज करके उस पर अपना कोर्स की तैयारी किए, काफ़ी उत्साहित और खुशी थे, क्योंकि वो उस कोरोना काल में जहाँ कोई तिनका का सहारा नहीं था, वहाँ सर्वोदय ने उन्हें एक बहुत बड़ा डंडा यानी बांस दे दिया। तिनका कौन पूछे, बांस प्रदान किया, जिसके बल पर वो ये दावा ठोक रहे हैं कि सर इस बार मेरा हो रहा है। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं होगा, सर्वोदय उनके साथ है, बेशक होगा। तो आइए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जिससे भी जुड़ना चाहे जुड़कर और अपनी तैयारी पूरी करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक आपको फिर से एक बार, और ओके, गुड बाय।